कहानी के अलावा भी बहुत सारी विधाएं हैं जो हमें कहने के लिए आमंत्रित करती हैं, माध्यम देती हैं। आत्मकथाओं, जीवनियों के अलग रेखा चित्र हैं, संस्मरण हैं और है यात्रा वृतांत। आप सब जानते हैं कि यात्राएं किसी भी लेखक की अनिवार्य शर्त है। जब तक घुमंतु होना, यायावरी करना, आवारगी करना, यहाँ सब लेखक बैठे हैं, सब जानते हैं ये जो आवारगी है, यायावरी के साथ आवारगी है, वो क्या काम करता है। दुनिया को समझने के लिए एयर कंडीशन में बैठ कर लिखने वाले लोग और पैदल सड़क पर निकल चलने वाले लोग जिंदगी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक बात है कि लेखक लिखने के लिए यायावर करे, और एक बात है कि यायावर लेखक हो जाए। तो हमारे आज के जो रचनाकार हैं वो यायावर हैं, और उस यायावरी को हम सबसे साझा करने के लिए किताबें लिखते हैं। तो ये नाम है अजय सुदानी जी का। जब मुझे पता चला कि 60वां हिमालय पर मुझे बात करनी है, मैंने सिर्फ नाम सुना था सुदानी जी, और ये सुना था कि वे लिखते हैं, मतलब यायावरी पर उनकी मतलब इसकी यात्रा वृतांत है, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लिखा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे बोलना ही है, मुझे सूत्रधार की भूमिका दी ही दी गई है, और इत्तेफाक से 18 तारीख को जब यहाँ पे उद्घाटन सत्र था, मैं अपने आदत के अनुसार 5 बजे से पहले पहुंच गई थी, और ये आयोजन तब शुरू नहीं हुआ था, अब भरपूर समय था, अद्भुत संसार था किताबों का, और उसमें मैं थी और किताबें थी, और बस अंदर घुसते ही तीसरी या चौथी रो में, किताबों की चौथी रो में मैंने देखा कि एक नीचे के नीचे 3 किताबें जैसे मैंने 3, और मैंने सोचा लो अकेले 60वां हिमालय से काम चल जाएगा, लेकिन लगन नहीं। जब मैंने किताबें देखी और पन्नी चोरी हुई थी, मैंने कैसे खोल के दे दो, तो यूँ देखने लगा, बोले ये किताब है कि नहीं आई है? मैंने कहा नहीं कि मुझे सारी किताबें चाहिए। उस दिन मुझे 3 किताबें मिली, और वे तीनों किताबें मैं घर लेके आई। मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ सकती थी ऐसे समय में, लेकिन मैंने खूब पढ़ने लगी, खूब बीच बीच के ऐसे मुझे पढ़ा, और मुझे लगा कि दुनिया कितनी अद्भुत है और हम अपने कमरे में रहें। तो जो किताबें थी उनमें से, हाँ, फिर उसके बाद एक दिन और ऐसा मौका लगा कि मैं कुछ पहले आ गई, और मैंने फिर देखा तो मुझे एक किताब और मिल गई। इस तरह 4 यात्रा वृतांतों से मेरा परिचय हुआ। ये किताबें हैं इरेना लो, इनके पंचलाइन भी नहीं बोल रही मैं, इरेना लो, दरकते हिमालय पर दर बदर, दर्रा दर्रा हिमालय, और अब 7वां हिमालय। हाँ, एक कहानी संग्रह भी है, और आतंकवाद। इन 4 किताबों को पलटते हुए मैंने एक जगह पर सुदानी जी का एक कथन पढ़ा। सुदानी जी कहते हैं कि हिमालय भी तो बस कहानियां ही सुनाता है मुझे, वो भी एक पुष्ट नहीं, क्रमशः बार बार जाना पड़ता है उसके कने, हमारे शब्द कने, उसके कने अगली कथा सुनने के लिए भटकना पड़ता है दर्रा दर्रा, घाटी दर घाटी, उनका अर्थ बूझने और अपनी विकलता का समाधान जानने हेतु। अब आप ही बताएं, ऐसी यात्राओं के जब जिक्र निकले तो उनकी कथाओं से उन्हें कैसे अलग किया जाए, यानी उनके साथ जगहों के साथ जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, हाँ, जो मिथक हैं, वे उस यात्रा में भूगोल नहीं देख रहे, राजनीति नहीं देख रहे, वरन उन पौराणिक संदर्भों तक जा रहे हैं, उनकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं की सत्यता जांचने, हिमालय के विलुप्त हो रहे सौंदर्य को मापने और वहां के जनजीवन को भांपने के आग्रह से शुरू हुई साल दर साल की यात्राओं के अद्भुत संस्मरण है उनकी किताबें, जिनमें से 3 हिमालय पर हैं, 1 कच्छ का। इतिहास की पोथियों से गुम देश की आत्मा, दंत कथाओं और जनश्रुतियों में खोजने, लोक कथाओं से वाबस्ता कौन ही महक से मदहोश अजय अपनी जीवन संगिनी के संग देश के दूर दराज के इलाकों में भटकते रहते हैं। बहुधा
सड़क मार्ग से, गाड़ी में और पैदल भी। उनसे बताएगा उनकी 2 हिमालय यात्राएं जिनका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, यूं पेशे से याद करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एम्स से पढ़ाई की और अब अखिल भारतीय इंदौर में एम्स में ही काम कर रहे हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो यहाँ के बहुत अच्छा सा कॉलेज है सरोजिनी नायडू कॉलेज, मैं वहाँ से पढ़कर निकली थी। और जब मैं नौकरी करने अपने क्या भावार्थ तो शब्द अच्छा नहीं, अंतिम पड़ाव में जब मुझे नौकरी 10 साल 12 साल का मौका मिला कि मैं उस कॉलेज में जाकर नौकरी करूं, तो मेरे आनंद का कोई पारावार नहीं था। मैं समझती हूँ कि ऐसा ही महसूस आप करते होंगे कि आप एम्स से पढ़कर निकले और आप एम्स में नौकरी कर रहे हैं। मुझे इनके साथ जो हैं वे भी अपनी जिज्ञासाओं और सवालों के साथ मन साझा कर रहे हैं। वे शोधकर्ता हैं, कला समीक्षक हैं, लेखक हैं और एक जिसे कहते हैं ना, बहुत जैसे हम बेहतर इंसान की कल्पना करते हैं जो बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। मुझे उनके बारे में पढ़कर मुझे ऐसा लगा वे सब कुछ वो जो हमारे देश में अच्छा से बचा लेने के लिए बहुत सारे आयामों में काम कर रहे हैं। सर्वोदय प्रेस सर्विस इंदौर में ये 2006 से 17 तक कार्यकारी संपादक के रूप में रहे। दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली के इंदौर संवाददाता के रूप में 1991 से आदिवासी लोक कला अकादमी में कार्य करते रहे। पारंपरिक वस्त्र परंपरा पर 10 वर्ष का इनका संकलन है, दस्तावेजीकरण है और प्रदर्शन है। करीब 300 केंद्रों का उन्होंने भ्रमण किया है। वे जन आंदोलनों से जुड़ते हैं। अंकन तंतुजार जैसे उनके पारंपरिक भारत की जो छपाई कला है उस पर केंद्रित किताबें हैं, 4 मोनोलॉग हैं, प्रलय से भटकते समाज और संस्कृति, बचपन से विस्थापित बच्चे, बुंदेलखंड, पलायन की निरंतरता। इनकी किताब के शीर्षक बताते हैं कि इनके अनुभव का और लेखन का और सोचने समझने का कितना विस्तार है। पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लेखन और कला महोत्सवों के संयोजन से कार्य उनकी अन्य गतिविधियां हैं। वे जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वे वस्त्रों के पारंपरिक प्राकृतिक रंगों के प्रयोग के हिमायती हैं और उसके प्रयोग के लिए लोगों को समझाते हैं। इस तरह वे प्रकृति के सचेतक भी हैं और प्रेरक भी। गांधीवाद में विश्वास करते हैं। समाज में बच्चों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। पर्यावरण के प्रति सचेत चिंतन, सतत क्रियाशील व्यक्तित्व के धनी है। हाँ, तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे तो घुमंतु इस दिलचस्प सफर पर आप सबको ले जाने के लिए मैं पुनः मंच सौंपती हूँ आप दोनों को। आप सबको नमस्कार। परिचय इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। दरअसल आज की जो चर्चा है वो इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा प्रतीक जिससे हम कहीं न कहीं अपने आप को लगातार जोड़ते हैं, वो हमारा अपना अनादिकाल से वो है। वो आज किस स्थिति में है, क्या हो रहा है, वहां की क्या परिस्थितियां हैं, तो सबसे अलग जो बात इस संकलन से उभरती है वो ये है कि वहां की शांति, वहां की निरोधता वो आपको सोचने को प्रेरित करती है। नए सिरे से आप अपने जीवन को देखते हैं। दरअसल यात्राओं से ही हमारा ये सब कुछ जो आज हम जहां हैं वो हमारे सामने है। अफ्रीका से कोई एक आदमी कभी चला होगा यारावती में, यही हमारे बगल में नर्मदा नदी बहती थी, हम उसको थी कहते हैं, है नहीं है। उसमें छोटा सा गांव है,
चिखलदा उसके पास में खापरखेड़ा में टोला बर्फ, वहां एशिया का पहला किसान कभी अफ्रीका से चला होगा। अनादिकाल से एक सफर की परंपरा है। बुद्ध चले, महावीर चले, क्राइस्ट चले, मोहम्मद चले, गुरु नानक चले, यात्रा करते रहे, धीमे धीमे और आगे आते हैं। कबीर अपने तरीके से चलते रहे, गांधी चलते रहे, विनोबा चलते रहे, और सबसे आखिर की सबसे त्रासद यात्रा अभी जिसका जिक्र हुआ, वो यात्रा जो हिंदुस्तान के तमाम कोने से, कर्नाटक से, केरल से, बम्बई से, दिल्ली से हजारों ट्रक डिवाइस में ये लोग जो अपने घरों को लौटे, वो ही यात्रा। तो ये अनंत यात्राएं हैं जो यात्राएं हमें सिखाती हैं, और बिना यात्राओं के कोई कुछ सीख पाता हो ये कमोबेश असंभव। जो यात्रा कर पाते हैं वो एक किस्म से बहुत भाग्यवान होते हैं। अजय भाई उनमें से हैं। तो मैं ये 300 पेज की एक किताब है। अगर आप इसका एक पन्ना खोलेंगे और उस पर बात करेंगे तो हमने जितना समय दिया है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ सवाल लिख करके लाया हूं, है ना, क्योंकि बात में से बात निकलना बड़ा खतरनाक हो है ना। तो मैं बात तो निकलेगी। अब मेरा पहला सवाल, मैं बात को शुरू करता हूं क्योंकि मैं इस बात को जानता भी हूं, आपसे एक मिलना है। आपके मन और प्राण हिमालय में बसते हैं। आपकी पिछली किताब ये थी वो बिल्कुल एक अलग विषय कच्छ पर थी। इरनालो जो एक ऐसी जगह जो दुनिया का सबसे गर्म जगह है, रेत है, वहां की वो जगह थी। और दूसरी तरफ जो आपकी किताबें हैं हिमालय की, जिनका जिक्र यहाँ पर हुआ है, 60वां हिमालय अब हमारे पास है, हमारे सामने है। मौर्य काल में व्यापारिक काफले को 60वां पुकारा गया। थिसारस में 60वां जो है वो व्यापारी के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह मूलतः अगर आज हम देखें तो ये एक किस्म से अप्रचलित सा शब्द है। आपने जो आपका ये यात्रा वृत्तांत है, इसके शीर्षक के लिए इस शब्द को जोड़ा और उसको हिमालय से जोड़ा, ये कैसे? नमस्ते। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, सबसे पहले तो आप जो अभी तक यहाँ विराजमान हैं, मेहमान हिमालय की है, मैं मान के रहा हूँ लोगों को सुनने के लिए बैठे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकुमार को धन्यवाद जिन्होंने किताब शायरी की और हम दोनों को मिलाया और बात करने का मौका दिया। आर्थिक पहलुओं के कठिन चर्चे अभी हुए हैं और उसके बाद एकदम हिमालय वैसे ठीक भी है, गर्मी की बात थोड़ी ठंडक रहेगी। इस बात जब आप तक पहुँचे तो थोड़ा सा आर्थिक पहलुओं से अलग होकर हिमालय की यादें भी साथ होती हैं। जिगर भाई ने अलमैदा सात शब्द को ले जिगर भाई हुआ यूं कि अगर आपको जो सिलसिला है मेरे हिमालय जाने का, तो 2001 से शुरू हुआ और उसकी 3 किताबें तीसरी है आपके हाथ में है। पहली है दरा हिमालय, दूसरी है दरते हिमालय। तो अमूमन 2001 में जब हिमालय चालू जाना शुरू हुआ तो एक जो हर आदमी के जो हिंदुस्तान में रहता है, या मैं कहूँ जो दुनिया में कहीं है और उसका जो थोड़ा अपने मन में प्रकृति की तरफ कुछ लगाव है, रुझान है, तो उससे दिल में छोटा सा निकलते हैं और हिमालय के प्रति आकर्षण है। तो उसी आकर्षण के तहत में हिमालय तरफ गया। हिमालय और पहाड़ों के साथ एक बड़ी अड़चन यह है
कि लोग उसे चुनौतियां देते हैं, है ना। लोग पहाड़ों पर चढ़ना चाहते हैं, लोग शिखर पर विजय करना चाहते हैं, लोग वहां जाके झंडे फहराना चाहते हैं। और ये जो बात है वो किताबों में दर्ज होती है, तरह तरह के अलग अलग लेखक। हालांकि मन में मुझे सिर्फ और बनाने वाली बात नहीं, लेकिन जो छत से तेल से या हिले की बातें सुन के वो हैं, तो ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन दिमाग में चूंकि ये चुनौती वाली बात है, कहीं जाएंगे सबसे ऊपर चढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके ख्याल दिमाग में ये आया कि एक कटरा है जिसको हम कालिंदी पास बोलते हैं, कालिंदी खाल दर्रा। तो कालिंदी खाल दर्रा जो है वो विश्व का सबसे उच्चतम दर्रा है, जिसको पैदल पार किया जा सकता है, लगभग 30,000 फीट पहले 6,000 फीट। तो ये ख्याल है कि उस दर्रे को पार करना है। तो उस दर्रे की जो कहानी जब पार हो गया, तो उस दर्रे की कहानी पहली किताब दर्रा दर्रा हिमालय में। फिर कहना ये चाह रहा था कि शुरुआत में हमारा काम, हमारी यात्रा की तो पहली किताब है वो हिमालय को चुनौती एक ढंग से देने की किताब है। हिमालय के पर्वत आदमी से खड़े होने की किताब है कि हम कैसे गए, हम कैसे आए। वहाँ बहुत मैंने किया, हमने किया, हम गए। जो सामान्य घमंड आदमी में होता है वो भरपूर भरा हुआ हिमालय के सामने कि नहीं ये तो हम करेंगे, ये तो हम जाएंगे। जब लोग ये दो यात्राएं जो ऊंचे दर्रों की हुई, जिनका जिक्र हुआ कि आपने करा थी जिनका रूप में है, लेकिन उस दौरान ये भी समझ में आया कि हिमालय वो नहीं है, पहाड़ नहीं है, पहाड़ के आगे की कोई चीज है। ये एक अनुभूति है। हिमालय जो है एक सामने दिखने वाला नहीं है, उसके पसे आईना बहुत सारी चीजें हैं, और उसको धीरे धीरे वो वहां बार बार जाके उससे एक साथी का, एक रिश्ता, एक नाता, एक प्रेम, एक माशूका और माशूक का नाता, वो एक तारतम्य में पैदा हुआ। और जब उसको मैंने टूटते हुए देखा, जब ये देखा, तो वही दर्द मुझे हुआ जो अपनी मातृका को कोई अगर चोट पहुंचाए तो कितने नाराज हो जाए। पहला चुनौती वाली किताब थी। दूसरी किताब जो थी उसमें मेरा अपने फिल्मी मन को जो ठेस पहुंची, उस ठेस को बयां करने वाली किताब है दर्द से हिमालय के दर्द। इन दोनों जगह के बाद फिर मैंने कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों में मैं नहीं जाऊंगा, किताबों में है वो कहानियां, लेकिन ये रहा कि भाई और किताबें तो और हमको जो यात्राएं करना है, तो लोक कथाओं का जिक्र आया, लोक कथाओं को लगे करते हैं हम लोग कथाओं को। मैं अपने आप को स्टोरी टेलर समझता हूँ कि हम लोक कथा को उठाते हैं, उसको इस नक्शे, आज के नक्शे पर रखते हैं और देखते हैं क्या इस नक्शे पे, इस लोक कथा के नक्शे कदम चला भी जा सकता है क्या। अगर वहां लिखा है कि भाई ये कुछ एक आदमी एक दिन में पहाड़ ऊपर के गंगोत्री से बद्री विशाल पहुंच जाता था, अगर ये तंत्र कथा है तो क्या इसमें कोई तंत्र है? इस चीज को जांचना, इस चीज को मापना, इसका एक मन में ख्याल आया और हमने उन पथों पे चलना चालू करा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक टुकड़े पे मैं बार बार जाऊं और वो टुकड़ा मुझे बार बार नकार दे, एक टुकड़े पे मैं बार बार जाऊं और वो पनपतिया नाम का टुकड़ा मुझे अपने पास आने ही न दे। 2011, 2012 बार बार ये चलता है। और वो हर बार कभी, लेकिन यात्रा जो भी हमारी होती है, 1.5 महीने 2 महीने की 3 हफ्ते की जितनी हो, यात्राएं हर बार, और हर बार हिमालय हमको हिमालय पे ही कोई दूसरी जगह लेके गया जहां हमारा लोग से परिचय है। जो पहली यात्राएं थी हमारी वो निर्जन इलाके थे, जहां एक बार हम लोग घुसे तो 2, 3, 4 हफ्ते तक कोई दूसरा आदमी न मिले, और कुछ ऐसे इलाके जहां परिचय भी देखने को मिले कई हफ्तों तक। तो उन इलाकों के बजाय हिमालय ने हमको दूसरी तरफ चलना शुरू करा। अब तक मुझे कहीं ये याद समझ में आया, मैं अपनी यात्राएं खुद नहीं कर रहा हिमालय का बारे, कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं हिमालय चले जाऊँ, क्या मैं उन जगह से चले जाऊँ, ये हिमालय मुझे रास्ता दिखा रहा है। कहीं कुछ एक प्रेरणा है, प्रेरणा है, चेतना है
तो मुझे इधर उधर आ रही है। वहां इस शब्द से मेरा सामना हुआ साथ हुआ। तो आपने साथ के माने होते पहले काफिले और तो चला ही करते थे, हमेशा ही चलते रहे हैं। तो आदमी अफ्रीका से चला, वो भी किसी एक चीज में आया, वो भी काफिले में चला। तो वो जो काफिले थे उनका कोई जाने का अर्थ नहीं, मतलब अर्थोपार्जन से अर्थ वो लोग नहीं चाहते थे, पैसा कमाने का अर्थ नहीं चाहते थे। तो उस तरह के जो काफिले हैं उनको अलग करने के लिए बाहर कुछ काफिले बने जिसमें लोग पैसा कमाने के मंशा से एक इलाके से, एक देश से दूसरे देश जाने लगे। लेकिन ये सारे काफिले पैदल चलते थे, काफिले पैदल नहीं चला। उन इलाकों में फर्ज कीजिए कि आपको लद्दाख से बाहर करके मध्य एशिया जाना है, हिमालय के सारी चोटियों को, पामीर की चोटियों को पार करके मध्य एशिया में जाके, अगर लद्दाख में जाके आपको कुछ वो करना है तो एक आपको कोई ना कोई लीडर चाहिए, एक आदमी चाहिए जिसने वो रास्ता देखा हुआ हो। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपको वहां जाना है तो वो जो आदमी है उसको सातवा बोलते हैं। वो सात का वाक, वो लोग जिनको छोटे छोटे व्यापारी इकट्ठा करते थे और सातवां का बड़ा नाम था कि ये हमारा सातवां है, अगर इसके साथ जाएंगे तो वहां कहाँ पहुंचेंगे, इसको मालूम है कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, कहाँ डाकू है, कहाँ लुटेरे हैं, कहाँ खाई है, कहाँ आदमी बच नहीं निकल नहीं पाएगा। और वो बचा के सांप को अपने लेके जाता था, सांप में खिला और वापस उसको लेके आना महफूज, ये उसी का काम। मैंने महसूस किया कि हिमालय 2001 से लेकर 2021 तक यही मेरे साथ कर रहा है, मेरा साथ। आपकी इसमें जैसे अभी आपने जो बात करी उसमें एक नाम आया एडमंड हिलेरी का, तेंजिंगो के एडमंड हिलेरी। वो हिमालय के ऊपर चढ़े और बहुत सालों बाद उन्हें लगा कि शायद इससे अब उनको उतरना चाहिए। वो नीचे की तरफ टुकड़े राफ्टिंग करते हुए वो नीचे तक उतर आए। आपने जो किताब अभी थी वो अरब सागर के आसपास की एक जगह है जो करीब करीब समुद्र की सतह है 3-4-5 मीटर। 5 मीटर से एक सफर आपका 6000 मीटर तक जाता है, नीचे से ऊपर तक। दोनों इलाके कमोबेश रेगिस्तान, एक -50 है, एक +50। ये लंबा सफर है, यहां दोनों जगह गए। सवाल सिर्फ ये है कि इसमें दोनों ही जगह जो एक्सट्रीम है उसमें मनुष्य की चमड़ी जल जाती है, दोनों ही अति है जहां रह पाना बड़ा मुश्किल है। इन दोनों पर आप एक से अधिकार से कैसे लिख पाओ? चिंतन भाई क्या लिखा और किस अधिकार से लिखा, ये तो आप जो सक्षम लोग हैं वो जाने। लेकिन चिंता मेरी ये है कि देखिए मैं उस जो अभी उल्टी गिनती की बात चल रही थी किताब की, तो उल्टी गिनती सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं, आर्थिक नजरिए से ज्यादा बड़ी जो चीज है पर्यावरण, संस्कृति, संस्कार, इन सब इलाकों में उल्टी गिनती चल रही है। ये जो अगर हम सपाट ढंग से जब देख रहे हैं दुनिया को, तो दुनिया का विस्तार हमको बहुत बड़ा दिखता है, यहाँ से लेकर बात कर 7 समंदर पार। लेकिन अगर वर्टिकल एक्सटेंट देखें खड़ी उसमें, तो आप और हम सिर्फ 4 किलोमीटर की दायरे में हैं, सिर्फ 4 किलोमीटर के दायरे में। सांस लेने वाली हवा सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर है। 4 किलोमीटर के आप 2 किलोमीटर बाहर गए तो सांस लेने की हवा नहीं। आप सोचिए कि हम कितने छोटे से एक इलाके में रह रहे हैं और इस मुगालते में हमारी धरती बहुत बड़ी है। हमको ये नहीं मालूम कि हमारी छत के ऊपर जो है कितने छेद हैं। ये जो परिवर्तन है, 4 किलोमीटर की जो यात्रा है, जो मेरी 6 किलोमीटर की यात्रा है, वो 4 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर और जो हमारी प्रकृति का प्राकृतिक रूप है, पराये मेहरबानी आदमी है, वो सिर्फ हाशियों पे बचा है।
आपको प्रकृति का जो वास्तविक रूप है, जिसको धात्री रूप हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ इन इलाकों में, इन कशीदाकारी वाले शहरों में या गांवों में या कस्बों में वो देखने को नहीं मिलेगा। हम उनको प्रकृति बोलते हैं, लेकिन वो वैसी प्रकृति से, अपनी प्रकृति से वो प्रकृति नहीं बची, हमारे करे से वो बहुत बदल। ये वो चीजें हैं, ये वो इलाके हैं जहां मैं जाकर तलाश करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ कि मेरी माँ, मेरी धात्री, मेरी प्रकृति अपने वास्तविक रूप में कैसी दिखती है। और ये भी मुझे मालूम है कि जहां मैं जा रहा हूँ 6 किलोमीटर ऊपर, उसके 3 किलोमीटर नीचे जो बैठा आदमी है, उसकी बहुत तेजी से वो 2 किलोमीटर और ऊपर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में ये जो 2 किलोमीटर का अंतराल में मैं जो देख रहा हूँ वो बचने वाला नहीं है। आप में से बताएं कोई कि ये जो भोपाल बना है, ये जो जहां हम रह रहे हैं, जो इंदौर के आसपास हम रह रहे हैं, जब बताइए तो कितनी पहाड़ों, कितनी पहाड़ियों, कितने पेड़ों, कितनी जनजातियों, कितने तोतों, कितने तितलियों, कितने भंवरों, कितने झरनों के ऊपर हम खड़े होकर यहाँ आज ऐसे चला रहे हैं। जरा सोचिए, जब तक हम इन सारी चीजों को समग्रता से अपनी सोच में नहीं लेंगे, तब तक हम प्रकृति के बात में सोच रहे हैं, कर रहे हैं। 4 पेड़ लगा के फोटो खिंचाने से प्रकृति नहीं बचती। एक जापानी रिडल है, पहले कुछ ऐसी है, बच्चों से पूछते कि एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब में जलकुंभी गिर जाती है। उस जलकुंभी की ये तासीर है कि हर दिन वो दुगनी हो जाएगी। तालाब के जितना हिस्सा है उसका डबल हिस्से में, जहां गिरी है उससे डबल हिस्से में हो जाएगी। अगर आपको ये देखना है कि जब तालाब आधा उस जलकुंभी से भर गया है और उस जलकुंभी में जहां जहां गई है उसके नीचे ऑक्सीजन खत्म है, उसके नीचे मछलियां खत्म है, उसके नीचे मिट्टी बदल चुकी है, तालाब का जल सड़ गया है और तालाब आधा भर चुका है, पूरा भरने में कितना समय बचा है आपके पास? 1 दिन, सिर्फ 1 दिन। हम उस अंतिम दिन के अंतिम घंटों पे खड़े हैं, इतना नुकसान होने लगा है। और ये एहसास सिर्फ और सिर्फ आपको कच्छ में जाके होगा, बन्नी में जाके होगा, हिमालय पे जाके होगा। और जिस दिन ये एहसास होगा, उस दिन जो विकास के नाम पे जो आपको बरलाया जा रहा है, उस दिन आप अपने आप पे थूकेंगे। माफ कीजिए, मैं बहुत कठिन और बहुत खराब शब्द उपयोग कर रहा हूँ, अपने आप पे। मैं दूसरों को नहीं बोलता, उनका तो धंधा है राजनीति करना, उनका तो धंधा है व्यापार करना, वो तो आर्थिक पहलू से है। लेकिन हमारा धंधा क्या था? हमारा धंधा था सामाजिक धंधा था कि हमारे हाथ में जो पूर्वजों से आया है हम आगे के लोगों के लिए छोड़ दे जाएं। हमने तो नहीं करा। आज से 50 साल वाले बच्चे के पास न शुद्ध हवा होगी, न शुद्ध पानी होगा, न अच्छी जमीन होगी, न अच्छे जानवर होंगे, न अच्छे जंगल होंगे। हमारे इस विकास के नाम पे जिसको हम इतनी टूटी बोल रहे हैं, आप बताएं कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये तो सोचना जी। सातवां हिमालय की भूमिका में आप वेद को चुपचाप मान लेने के बावजूद ये प्रश्न उठाते हैं कि तुम समझते हो मानने और स्वीकारने को समानार्थी। अस्वीकार करने का रास्ता भी मानने से ही शुरू होता है। मान लेने और स्वीकार कर लेने के बीच लंबा फासला होता है और इसे संधान से तय किया जाने वाला रास्ता है। बिना अनुसंधान स्वीकार करना ज्ञान सम्मत नहीं है, अंधविश्वास। परंतु आप अपनी यात्राओं की सकारात्मकता को किंवदंतियों, लोक कथाओं, गाथाओं की बदकही से समझाते हैं, उसे अपने कथोपकथन का जरिया बनाते हैं। ऐसे में आपके अनुसंधान के उपकरण क्या है इस वृत्तांत के संदर्भ? जी जी जी, देखिए, एक ये बड़ी दिक्कत है कि जो दंत कथाएं हैं वो बेदम है। दंत कथाएं मेरे जाने वो संपदा है
समाज की, जिसके अंदर बहुत सारे संदेश अंकित हैं, जिनमें कई सारे इशारे हमको जीवन कैसे बरतना है, उन्होंने गलत करा तो उनके साथ क्या हुआ, ये इशारे अंकित हैं। दंत कथाएं, कोई भी आप दंत कथा उठा लें, भले आप पौराणिक कथा उठा लें, या हमने तो मामा दादा से सुनी है। देखिए, एक दंत कथा अचानक मुझे याद आई। एक कथा आपने और हमने सबने सुनी है कि पेड़ पे कौवा है, पेड़ पे कौवा बैठा है, उसके मुंह में चोंच में एक रोटी है और नीचे एक सियार है जो उसकी बोल रहा है कि तुम तो कितना अच्छा गाते हो और एक बड़ा सुंदर सा गाना सुनाओ। सियार का लालच है कि वो बोलेगा और रोटी गिरेगी। दंत कथा आपने और हमने सबने सुनी, लेकिन एक अंदाजा है आपको कितनी पुरानी दंत कथा है ये। इस दंत कथा का जो भित्ति चित्र है, वो ब्लैक उकेरा गया है, वो मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो के वहां एक ऐसा कैसा है, ये कौवा है, कौवे के मुंह में कोई चीज है, एक पेड़ पे बैठा है और नीचे एक सियार ऐसा मुंह करके उसको देख रहा है। आपके और हमारे मुंह के अंदर हमारे पुरखों ने जो चीजें रोटी दी हैं, ये नीचे बहुत सारे सियार जो अलग अलग नाम से घूम रहे हैं, भले अडानी हो, अंबानी हो, तरह तरह के बानी हो, और हमारी चोंच खुले, रोटी उनको मिले। ये संदर्भ जो है, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये दंत कथाओं पे जाके मुझे समझ में आई कि ये कई चीजें हमको संभाल के रखनी होगी। बरगलाने में आने में, बरगलाई में आके अगर हमने मुंह खोला और हाथ छोड़ा तो हमारे हाथ से चीजें क्यों जाएंगी। यूं तो इस पूरे यात्रा वृत्तांत को यूं तो बहुत, इसकी भाषा बहुत कोमल है, कई जगह बहुत करुणामय भी हो जाती है और कई जगह बहुत तल्ख, बहुत ज्यादा तल्ख है, बहुत गुस्सा भी है, और अंत में वो गुस्सा दुख में बदल। दुख गुस्से की चरम सीमा है। जब आप क्रोध में होते हैं तो हमको लगता है कि हम कुछ कर गुजरेंगे, हम किसी दिशा में जाके हम ये बदल देंगे। जब वो क्रोध कई दीवारों से टकरा के वापस लौटता है तो आप प्रवृत्त होते हैं, आप हताश, आप दुख होता है। तो दुख तो कई कारणों से होता है। एक दुख खुद की बेबसी और खुद को ये देख कि मैं कितना बेबस हूं, मैं कितना ओछा हूं। आपके सामने इतना बड़ा हिमालय है जिसको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट के बेचा जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे चकला घर में अलग अलग कमरे बना दिए जाते हैं। आप बोलेंगे कल अब मेरे को गुस्सा है, मैं हिमालय को चकला घर बनाने को नहीं बोलूं, मेरी बात आप समझेंगी? आप ये कैसे समझ पाएंगे कि जब आप अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? आप ये कैसे समझ पाएंगे कि जब 5 लाख या 1 करोड़ लोग कांवड़िया वहां पहुंच रहे हैं तो कौन से घर में जा रहे हैं? आप ये कैसे समझ पाएंगे कि वहां अलग अलग रिसोर्ट जो बन रहे हैं और वहां जाके हम लोग दारू और ये पी के नाच रहे हैं, हम वहां क्या कर रहे हैं? ये चकला घर में तो क्या है? आप कहेंगे तर्क, लेकिन मैं चाहिए तर्क अच्छी तर्क। एक अध्याय है इसमें आपके, इसमें बद्री का राजयान कांटी। दरअसल इसमें एक शब्द आया जिसने एक किस्म से अतीत को भविष्य से जोड़ा। अतीत में कभी, जैसे इसमें मैं पढ़ रहा हूं, इसमें आप कहते हैं नतीजतन हालिया बद्री धाम तक पहुंचने की कोई सूरत नहीं बचेगी। पट मिलाई उपरांत नीति घाटी के सुभाई गांव में बद्री नारायण के दर्शन होंगे। कहते हैं उस गांव में एक शिला शनै शनै नारायण के रूपाकार में ढल रही है, जिसे भविष्य बद्री कहा जाता। आपने इस पर किसी अगली बैठक में बैठने बात करने की बात कही है। यह भी लिखा है बद्री विशाल के आसपास कि जिस दिन यहाँ घी पिघलने लगेगा सब नष्ट होने लगेगा। पूर्वजों ने ये भविष्य
बद्री की परिकल्पना किस तरह से की होगी। सदियों पहले कभी एक शिला जो बदल रही है, अपना रूप बदल रही है, वो एक भविष्य के बद्री की तरीके से देख रहे हैं। वो ये समझ चुके हैं कि एक काल ऐसा आएगा जब बद्री को भी अपनी जगह से जाना पड़ेगा, इस ईश्वर को भी जाना पड़ेगा, या जो भी आपकी सत्ता है। ये हम देख रहे हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड में इस वक्त इस सृष्टि का सबसे ज्यादा तापमान हम सबके सामने है। आपके हिसाब से बद्री विचार का कि कब निकल जाएगा, और ये जो भविष्य की बद्री है, क्या ये शताब्दियों पहले एक चेतावनी नहीं थी कि आपको यहाँ से जाना है? बिल्कुल, ये भी देखिए, ये जो बात है ये तंत्र बताती है, ये किसी पुराण में नहीं है, ये कहीं नहीं, ये वहां की लोकोक्ति है। वहां पट मिलाई है, दो पहाड़ एकदम नजदीक हैं और वो उसका नाम ही पट मिलाई। मुझे मालूम है कि ये चीज ऐसी होने वाली है, भविष्य में ये होगा। वहां दो चीजें हैं, एक है घी पिघलने वाली और एक है नरसिंह मंदिर का पानी कलाई, वो निरंतर धीरे धीरे पतली होती जा रही। इन तीन चीजों से उन्होंने जोड़ा है। जिस दिन नरसिंह भगवान की जो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है उसकी कलाई टूटेगी, उस दिन पट मिलाई होगी। ये हमारे, अब आप इसको बड़े तंत्र का कहें, आप इसे मिथक बोल लें, लेकिन क्या हम इसे घटित होते हुए नहीं देख रहे? अभी जो मेरी अंतिम यात्रा भी वो किसी किताब में नहीं आई है, वो जो अगली बैठकी की बात मैंने छोड़ दी है, तो मैंने वो महेश्वरी जी बैठे हैं तो मैंने डाल रहा हूँ धीरे धीरे कि क्या क्या आने वाला है। तो और जहाँ अभी विंटर गेम्स होते हैं, जहाँ एक हमारी रज्जू है जो विंटर उसकी बनाई गई है, स्कीइंग के एशिया के खेल होते हैं। जब मैं औली के बाहर, अभी आपको ये भी मालूम है कि वहाँ 6 लेन चारों तरफ कट रही है और अच्छी खासी कट गई है। औली के जब आप प्रवेश करेंगे ऋषिकेश की तरफ से, तो उसके 3 किलोमीटर पहले मुझे एक होर्डिंग, वो होर्डिंग था एयर कंडीशन, शॉप थी औली। अभी मैं 6 महीने पहले कारगिल से लौटा हूँ। कारगिल पूरी तरह से बर्फ में रहने वाली जगह है, या 12 महीने आपको ठंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां कितने ही घरों में और कितनी ही होटलों में मुझे ऐसी लग रही है, ये पिघल गया। राम जाने नरसिंह भगवान की कलाई कब हमारे ऊपर लटका हुआ है। मैंने कहा ना, हम उस अंतिम दिन में खड़े हैं, हमको बचाने के लिए हम कितना कोशिश करेंगे, लेकिन ये चीज, इसका जो कैसे बचेगा, ये सरकारी नीतियों से नहीं बचने वाला। न जंगल, न प्रकृति, न पर्यावरण, ये सरकारी नीतियों से नहीं बदलने वाला। ये हमारे बदले नहीं बदलेगा। अगर कुछ भी रुकना है, कुछ भी थमना है, उसमें हमारी सोच में परिवर्तन होगा। सबसे पहले हमें विकास को परिभाषित करना होगा, जिसके नाम पे ये सब कहा जाता है। देखिए, जब आप विकास को कहां तक लेके जाएंगे, 1 लाख साल पहले आदमी आए और आज हम यहां खड़े हैं और फिर भी हम अविकसित हैं, तो आगे कहां? भाई, कोई एक सीमा तो होती है किसी चीज की। जब आप सदा ही अविकसित हैं, ये बड़ा विचित्र सवाल भी है। तो चंद्रकांता संस्कृति जैसी चीज होगी, कहानी खत्म ही नहीं हो रही, तो कोई बेकार की कहानी हो गई है, ये तो चलती रहेगी। तो आपको हमेशा ये एहसास कमतरी में रखा जाता है कि भाई साहब आप अविकसित हैं, और इसके लिए कुछ न कुछ एक नया मापदंड खड़ा करा जाता है। वो मापदंड अमेरिका का हो सकता है, वो मापदंड ये हो सकता है कि आप अभी तक चांद की मिट्टी ला के अपनी आंगन नहीं ली पाए तो आप बड़े अविकसित हैं। वो मापदंड कोई न कोई है। वो मापदंड कोई नए मोबाइल का हो सकता है कि आप ये समझिए कि आज आपके पास विंडो 8 है, कल 9 है, परसों 10 है, बाद में 12 है। और जिसके पास 8 है वो जैसी 9 आया तो अविकसित हो गया। आज आप नीली कुर्सी पर बैठे हैं, कल कोई बोल देगा नहीं साहब तो पीली कुर्सी पर नहीं बैठा है, वो तो नीली कुर्सी बैठने वाला अविकसित। सब खड़े हो गए, पीली कुर्सी लाओ।
बड़ा विचित्र सा माहौल है साहब। जब तक हम ये विकास की परिभाषा को ठीक से परिभाषित नहीं करेंगे और जब तक हम कदम रख के नहीं बोलेंगे कि भाई साहब बहुत हो गया विकास, अब ये विकास तो कोई भी चीज अति होती है तो वो अति सर्वत्र। एक किताब है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, 1964 में लिखी थी और 1900 ये जो 2020 में उसका प्रेडिक्शन था। कभी मिले तो देखिएगा कि क्लब ऑफ रोम के 5 जो बड़ा सा क्लब है, तो उसके कुछ लोगों ने मिलकर, जो साइंटिस्ट हैं उसमें से कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने बोला था कि पृथ्वी कितना सहन कर सकती है। मैंने बताया कि हमारी तो विधान जो है हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं, वर्टिकल भी तो देखना पड़ेगा, पानी भी तो देखना पड़ेगा, नदी भी तो देखनी पड़ेगी। आप नदी को बांध दीजिए, आप कितना पानी लेंगे, कितना हो लीजिए, अगला विश्व युद्ध तो पानी में होना। ये विकास का जो जब तक नहीं सेटल होगा तब तक ये मसला सेटल नहीं होने वाला। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक तरफ आप एक अनंत की यात्रा करते हैं, पुराना देख रहे हैं, और बिल्कुल फिर एक कंटेम्परेरी, एक समकालीन स्थिति पर आ जाते हैं। एक जगह आपको हनुमान बूटी और वो बंदर आपको उसमें दिखता है। थोड़ा आगे आप बढ़ते हैं तो अमेरिका ने जो यंत्र छुपाया है, जो छुपाया था वो दिखता है, उसकी खोज है, वो आपको उसके बारे में खोजते हैं। नकली ड्रग्स जिसका भी आपने जिक्र करा, वो आपको विचलित करती है। एक अजीब सा संवाद है जो शायद जिस गलती की आप बात करते हैं, और वो जो है वो एक बड़ा गुस्से वाला एक एक्सप्रेशन है एक सरकारी उसका। एक और बात है जो मोटरसाइकिल वाला आपसे कहता है, देखिए मेरे रोंगटे अब तक भीगने हैं, साला जब से दिल्ली वालों ने मुझे भेजा है, रोज पहाड़ों की धसान में लाशें गिन रहा हूं। एक गाली देता है, जो मरता पहाड़ देखने के लिए क्यों लाखों लोग हर बरस यहां बैठते हुए। फिर वो आपसे पूछता है, वैसे क्यों जा रहे हैं आप उस कब्रिस्तान में? क्या इससे तीखा कुछ और कहा जा सकता है, या वो कह सकता नहीं? जो बात यहाँ है कब्रिस्तान की, वजीर किताब उसका विस्तार है। आप कब्रिस्तान में खड़े होकर भी कब्रिस्तान कहाँ लोग महसूस होने दे रहे हैं। अभी परिस्थिति ये है कि आपको ये बताया जाता है कि इन्होंने शमशान में खाना खिलाया, इन्होंने कब्रिस्तान में डांस करे। अभी तो ये विकास हो रहा है ना, आपको तो हर चीज से, हर डर से, हर भय से, हर संवेदना से अलग करा जा रहा है। तो ये जो बात है, ये वास्तव में वो बात है जब ये 2012 की यात्रा है और 2013 में जलजिला आने वाला है, और उसके पहले केदारनाथ का इलाका टूट रहा है, और ये यात्रा ठीक उसी बिंदु पे पहुंचती है जहां से पहाड़ दरकने वाला है 1 साल बाद। ये उस बिंदु पे पहुंच रही है। तो वो वास्तव में पत्रकार है जो आया है, जो मुझसे बातचीत कर रहा है, मतलब बातचीत मुझसे तो क्या कर रहा है, वो आपस में बोल रहे हैं और वो बड़े गुस्से में है। वो गुस्से में इसलिए कि उसको नीचे से भेज दिया गया है और यहाँ कवर कर रहे हैं, यहाँ लोग भी रोज मर रहे हैं, फिर क्या करूँगे। तो वो मुझको बड़ा नाराज होता है, वो गाली दे रहा है। और वास्तव में मतलब उसको ये गुस्सा है कि तुम आ क्यों रहे हो, क्यों सत्यानाश कर रहे हो, क्यों मरने आ रहे हो तुम क्या। और ये बात पहली बार नहीं है ये बात दर्रा हिमालय में आप देखेंगे तो वहाँ ITBP कैंप में जहाँ हमारा खाना खत्म हो गया था और हम रास्ता हमारी जगह से 3 दिन 4 दिन हम लेट हो गए थे, तो हमें घोषित कर दिया गया था कि ये शायद है या नहीं है, टीमों को ढूंढे जाने वाली थी। और वहाँ वो ITBP का जो CEO था वो हमसे ही पूछता है, पहले एक गाली, बाद में एक गाली, या तुम लोग यहाँ आगे जाते हो मरने के, यहाँ है। हर आदमी को अलग अलग तरीके से हिमालय का इंटरप्रिटेशन है, हर आदमी का अलग अलग, लेकिन आकर्षण है
लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ कि भैया मेरे पूर्वज बोल रहे हैं कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, मरे बगैर ये जो जानकारी, ये जो मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों से, इसके लिए अगर मरना भी है और मरने के पहले अगर मैं 4 लाइन देख जाऊँ तो मरना मुझे भूल। ये जो आपकी यात्रा है इसमें तालिबान भी है, नौ उग्र राष्ट्रवाद भी आता है, सशक्ता भारत भी आता है, खूंखार आंखों वाला सामुदायिक दैत्य भी उसी हिमालय में आपसे रूबरू होता है, जिसके अप्रतिम सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है। आप वहां जो चांद का प्रकाश है उससे आपकी आंखें भी आपकी चौंधियाती हैं। वो जो एक एक्सप्रेशन है कि मतलब एक कल्पनातीत है कि 5 बजे 4 बजे आप उठे और आपको लगता है कि सूरज चमक रहा है, आप हड़बड़ा रहे हैं और आप देखते हैं कि नहीं वो तो चांद है, ऐसा अप्रतिम सौंदर्य है, तो विलक्षण भी आप देख पाए। ये सब कुछ साथ साथ चलता है, या ये जो कुछ आप लिख रहे हैं ये तो सब कुछ हो रहा है, ये आपके साथ साथ चलता है, या जब आप लिखने बैठते हैं तो ये चीजें आपके पास आती हैं, आपके बोलने में आप मतलब आपके लिखने में आती है, या वहां भी ये सब लगातार आपके साथ साथ चलता है? चिन्मय भाई, आप तो यात्री हैं और आप जानते हैं कि कोई यात्रा एक बार में मुकम्मल नहीं। जब पहली बार आप यात्रा करते हैं तो देह यात्रा करती है, जब आप लौटते हैं तो देह लौटती है, मन वहीं रह जाता है। मन बहुत बाद में लौटता है। मन तब लौटता है जब आप बातों बातों में विचार करके धीरे धीरे समझते हो कि भैया मेरी मानसल आंखों ने जो देखा, मन वहां छूटा है, उस आंखों ने क्या देखा वो बाद में धीरे धीरे आपके पास लौटता है। कई सारे जो तत्व है वो यात्रा के वो धीरे धीरे आपके सामने माया होते हैं, या यूं जैसे प्रकट होते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे जिस दृश्य का आप बात कर रहे थे, वो दृश्य हूबहू वैसा ही घटित हुआ है, वो सारी चीजें वैसी ही घटित हुई थी। और पूर्णिमा की रात थी और मेरे आगे बड़ी कई चीजें साथ में चलती हैं। आदमी संस्कारों का मारा है ना, तो कथाएं भी चल रही हैं और आपकी इच्छाएं भी चल रही हैं। हमारी एक बड़े समय से इच्छा है कि हमको भालू देखना है और रूबरू देखना है, सामने देखना है, तो वो बात भी चल रही है। उसकी हड़बड़ाहट में हम लोग ये रात नींद नहीं आई है और वर्णन से लोग सुबह हो गई और देखने कब जाना है, तो वो दृश्य वैसा है। तो कुछ चीजें मेरी यात्रा डायरी से ऐसी भी इतिहास करती थी, और कुछ जब आप लिखते हैं तो सामने प्रकट होती है, लेकिन जो है महसूस हुआ वो भी तो अपना ही है। आंख से देखा हुआ तो बहुत ही मतलब सामने तत्काल, मतलब बीच में क्या है क्या मालूम। जैसे उन्होंने बोला ना कि आपके घर की अगर नौकरानी छोड़ के चली गई तो वो आंख की देखी बात है, उसके पीछे क्या है तो बाद में आपको धीरे धीरे समझ आता है। मैं कहूँगा कि इसमें काफी सामग्री वो है जो वहाँ देखी गई है, जो यात्रा के रूप से आई है, काफी सामग्री वो है तो आती है जब आप देखते हैं। जैसे इसमें जो कालिदास आए हैं वो बाद में आए। शिरीष का फूल आया है, पहले आया है। शिरीष के फूल पे बैठा हुआ जो भंवरा है, जिसका करीब आधा पन्ना मैंने डिस्क्राइब करा है, वो पहले आया है। लेकिन शिरीष के फूल को कालिदास किस ढंग से भरता है वो बाद में है। तो हिमालय को ढूंढते ढूंढते वो तलाश है। वही मतलब बहुत सारी चीजें। एक मुद्दा ये भी है ना कि जब आप एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां आपके सामने कोई मनुष्य कोई नहीं है, वही आपके साथ जो 5 लोग हैं वो एक अनंत तक विस्तार है। उस विस्तार में आप देख रहे हैं, लगातार मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। हम सबके यहाँ ये माना जाता था कि हिमालय चले जाइए, सब चले जाइए, सब हो जाता है। अंतिम प्रश्न से पहले एक छोटा सा सवाल है, हिमालय की कंदराओं में आपको कितने ऋषि मुनि साधु मिले? एक भी मिला? तो मैंने कहा ना कि आदमी संस्कारों को मारा है और मैं कुसंस्कारों को मारा हूं। तो जो ढूंढता है
उसको वो दिखता है। लोग कहते हैं कि इस तरह के साधु वहाँ होते हैं, मना नहीं करता हूँ, मैंने मिले हुए, लेकिन क्योंकि मेरी निगाह दृष्टि उस तरफ नहीं जाती तो शायद वो मेरे सामने नहीं आते, तो उस तरह के साधु नहीं मिले। अलबत्ता जिस तरह के मिले थे वो मैंने देखा है। शुरुआत में मतलब उन साधुओं से ज्यादा तो कर्मकांडी दूसरा कोई नहीं। तो हिमालय को लेकर के कुछ बहुत मार्मिक कविताएं भी आपकी आई हैं, उसमें जो आपने वहां रची है, वहां डायरी में है। एक कविता की थी, बड़ी सुंदर लाइन है, घूमकर बचे रहने का इल्म सीखना है अभी मुझको। इसका जवाब दें उससे पहले मुझे जो ये, मैंने आपसे शायद जिक्र भी किया था इसका, कि जो आपकी बचपन की कविता है, जो याद थी, जो हिमालय में भी आपके साथ रही होगी शायद, मां खड़ी है दरवाजे पर गुस्से से भरी, कहां थे इतनी देर तक, कदम गाछ के नीचे बैठकर चांद देखता था। वो अपनी बालकनी से भी तो दिखता है, उसके लिए इतनी देर पेड़ के नीचे क्यों बैठे? सच बताओ कहां थे? कदम के नीचे। वहां आज भी हाथी घोड़े का नाच होने वाला था। हुआ? हाँ, फितूर है तेरे भेजे में, जाने क्या सोचता रहता है अकेला बैठा। क्या आपको अभी भी उस कदम के पेड़ के नीचे बैठकर चांदनी रात में हाथी घोड़े दिखते हैं? इस बात को वैसे 50 वर्ष बीत गए, हिमालय में आपको हाथी घोड़े दिखे? ये जो किस्सा है, तब मैं करीब 6 साल का था, आज 62 साल का। इतना समय इसके बीच में निकल गया है। जिस बालकनी में हम लोग बैठे थे और घर के सामने कुछ दूर पे कदम का पेड़ था, और एक बंगाली लोकगीत है वो वहाँ बड़ा प्रचलित था। चांद उठे छे, फूल फूटे छे, कदम तलाए के, हाथी नाचे, घोड़ा नाचे, सोना बना दिए। चांद उठा है, फूल खिले, कदम के तले कौन बैठा है? और वो बच्चे जो है, हम लोग गोल घूमते हुए कदम गाछ के आसपास, खास करके पूर्णिमा की अगर रात हो तो ये गीत गाया करते थे। तो माँ अक्सर चिंताएं करती हैं, और वो माँ का स्वभाव के अनुकूल है, वो नाराज होती है। और वो वास्तव में बाल मन से अच्छा मन कोई नहीं है। वो जो सुनता है उस पर भरोसा करता है, जिस पर भरोसा करता है उसको देखता है। वो ये नहीं देखता कि जो वो देख रहा है उसको छू सकता है कि नहीं छू सकता है, लेकिन वो जो भरोसा है उसको दिखता है। यही तो बाल मन है। एक बच्चे को बोलो आप चिल्ले मिठाई खा, वो आलेगा और खाएगा और बोलेगा वो स्वाद है ना, आपने उसको कुछ दिया ना, उसके हाथ में कुछ आया। ये एक बच्चा ही कर सकता है। हाँ, हिमालय जाता हूँ, बच्चा। बात खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ अपर्णा भाभी एक बार मंच पर आए, उनके बिना ये बात अधूरी है। तो आपके साथ के बिना ये संभव नहीं था, न ये यात्रा, न ये किताब, न ये आज का सहयोग। तो ये जो सारथवा हमारे सामने है, ये काफिला है, ये काफिला हिमालय को लेकर के अजय सोडानी जी और अपर्णा जी का लगातार चलता रहे। आज हम सब ने यहाँ बात की, उस बात को थोड़ा समझा, उस किताब को समझने की, उस किताब के पीछे की जो पूरी बातचीत है उसको समझने की कोशिश की। कभी मौका लगेगा तो और बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो बात कर रही थी कि कैसा अद्भुत संयोग है, दो चेताती हुई किताबें एक के बाद एक,
एक अर्थ जगत के लिए और एक पर्यावरण के लिए। और ये पर्यावरण अपनी समग्रता में हमें कैसे चेता रहा है। बहुत सिंबॉलिक और बहुत तकलीफ देह है कि हम कब्रिस्तान में खड़े होकर आगे क्या की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बोलने के लिए कहते हैं। सच तो ये है कि हम बक्सवाहा के चिन्ह खत्म करके काट कर हीरा पाना चाहते हैं। क्या हीरा हीरा है? किसने बताया उसे हीरा? किसे कहते हैं विकास? किसे कहते हैं संपन्नता? हम कुछ समझने ही तैयार नहीं। आधी जलकुंभी से भरे हुए तालाब जो कल दुगना होकर पूरा भर देगा, वहां खड़े होकर भी हम कुछ नहीं समझते। हम विकास के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं, जैसा कि आपने कहा जयसुदान जी, जमीन से आसमान तक, पानी, हवा, सब कुछ। हमारे पुराने जमाने में 3 रणों की बात हुआ करती थी। निषेधन हमारे प्राप्त ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की होती थी। आज मैं 3 की बात करती हूँ। और दूसरा जो पितृरण में संतति के विस्तार से बढ़ाने की बात थी, लेकिन एक ऋण जो देखने में उसका नाम देव ऋण है, लेकिन वस्तुतः वो इस मिले हुए संसार को बचा लेने की और अगली पीढ़ी को हम इस संसार को कैसे देना चाहते हैं उसकी चिंता है। ऋण के बहाने हमें समझाया, सिखाया, संस्कारित किया गया। संस्कारित तो कई तरह से किया गया और सब बहुत विस्मित थे जब कौवे की कहानी ने बताया कि नीचे खड़ी हुई कौवे कौन है। तो तमाम बातों के साथ हिमालय और हिमालय के बहाने तमाम पूरे संसार के हम किस मुहाने पे खड़े हैं और हम पहचान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। जैसे चिता की हुई बहुत सारे खूबसूरत संदर्भों के साथ भी दंत कथाओं के माध्यम से, कला के माध्यम से हम किसी भी जगह को किस तरह देख रहे हैं, उस आंख के बारे में। और जो कहा गया कि छोटा बच्चा है वो देखता वो है जो आप बताते हैं, सुनता है, वो देखता है। लेकिन वस्तुतः जब हम कहीं जाते हैं और जब कुछ देख रहे होते हैं तो इस बात को ध्यान रखना ही होगा कि हमें क्या देखना है। हमें क्या देखना है जब तक कि हमें पता नहीं है। हम घूम के आ जाएंगे, लेह लद्दाख घूम आए, जहाँ पे भी एसी नहीं लगे हैं कहीं पे भी, लेकिन हमने बच्चे से हिमालय को बहुत सारे रिसोर्ट से भर दिया है और कहते हैं कि आप बताएं क्यों आए। सोचें, इस विचार के साथ हम घर जाएं, सोचें, लगातार सोचें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जयसुदान जी को, चंद्रेश्वर जी को और पुनः राज का प्रकाशन करना। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार।